नमस्कार दोस्तों, जीएलसी आईएएस संस्था के इस ऑनलाइन मंच पर मैं संदीप चतुर्वेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे और ऊर्जावान होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन की बुनियादी अवधारणाओं को समझा हुआ था, अब हम यहाँ से क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज से हम लोग जो हमारे MPPSC मेंस के प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात जो हमारा एथिक्स वाला जो हमारा पेपर होता है उसके यूनिट क्रमांक 2 अर्थात इकाई 2 से हम अपने विषय की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा यूनिट 2 है, इकाई 2 का जो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है उसका नाम क्या है? मनोवृत्ति। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि सर आप यहाँ पर आखिर इकाई 2 से इस कक्षा को आरंभ क्यों कर रहे हैं, इकाई 1 से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इकाई 1 में हमारे कौन से टॉपिक शामिल हैं? थिंकर्स वाला जो हमारा पोर्शन है वो कहाँ शामिल है? इकाई 1 में शामिल है। और मुझे ऐसा लगता है कि थिंकर्स को समझने के लिए हम यदि ये जो हमारा सेकंड यूनिट वाला जो पोर्शन है यदि हम इनको पहले तैयार कर लेते हैं, चाहे वो आपका मनोवृत्ति हो, अभिवृत्ति हो, अभिक्षमता हो, ठीक है ना, और आपके जो लोक सेवा हेतु मूल्य होते हैं उनके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, पूर्वाग्रह के बारे में हम अध्ययन करेंगे, रूढ़िवादिता क्या होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, प्रबोधन संप्रेषण क्या होता है। तो ये जो सारा हमें जो विषय वस्तु का अवलोकन करना है, समझना है, वो कहाँ पर समझना है? इकाई 2 के अंतर्गत समझना है। कहाँ पर समझना है? इकाई 2 के अंतर्गत समझना है। ठीक है, अब इससे फायदा ये होगा कि जब आप इकाई 2 के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जब हम थिंकर्स का अध्ययन करेंगे तो थिंकर्स ने जो अपने विचार दिए हुए हैं निश्चित तौर पर उनको समझना आपके लिए बेहद आसान काम हो जाएगा। क्यों ऐसा मैंने इसलिए बोला हुआ है क्योंकि जब आप इन टॉपिक को तैयार कर लेंगे, ठीक है ना, तो इससे क्या है कि आपका जो मैच्योरिटी का लेवल है, मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और उसके बाद जब आप थिंकर्स को पढ़ेंगे, चाहे सुकरात को पढ़ेंगे, अरस्तु को पढ़ेंगे, प्लेटो को पढ़ेंगे, किसी भी थिंकर्स को डील करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको समझना बहुत ही आसान काम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आज से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इकाई 2 के सबसे प्रारंभिक जो हमारा टॉपिक दिया गया है, क्या दिया गया है? मनोवृत्ति दिया गया है। हम मनोवृत्ति से क्लास को क्या करेंगे? आरंभ करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर टॉपिक क्या लिखा हुआ है? मनोवृत्ति। ठीक है, यहां पर टॉपिक क्या लिखा हुआ है? मनोवृत्ति। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिर मनोवृत्ति क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर मनोवृत्ति को समझने के लिए जैसे यहां पर मैंने सबसे पहले मनोवृत्ति को 2 भागों में तोड़ दिया, तो जब मैं इसको 2 भागों में तोड़ता हूं तो क्या हो जाता है? मन प्लस आवृत्ति। ठीक है, और यहां पर मन प्लस आवृत्ति का जो आशय होता है वो होता है मन के अंदर की इमेज। क्या होता है? मन के अंदर की इमेज। इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी वस्तु को जब देखते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को जब हम देखते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? अपने मन में क्या बनाते हैं? एक इमेज बनाते हैं, एक आकृति बनाते हैं, एक फोटो बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी विषय वस्तु को देखकर अपने दिमाग के अंदर, अपने मन में जो फोटो बनाते हैं या जो इमेज बनाते हैं उसका ही नाम यहाँ पर क्या है? मनोवृत्ति है। ठीक है, तो मैं यदि आपसे बोलना चाहूँ मनोवृत्ति के बारे में बेहद सरल शब्दों में, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मन के अंदर जो हम आकृति बनाते हैं, अब ये स्वाभाविक सी बात है कि जब हम मन के अंदर आकृति बनाएंगे तो कोई ना कोई चीज को देख के ही बनाते हैं। ठीक है, या तो हम किसी वस्तु को देखते हैं, क्या करते हैं? या तो हम किसी वस्तु को देखते हैं, या किसी हम व्यक्ति को देखते हैं, या कोई स्थान को देखते हैं, या कोई हम अदर चीज देखते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो निश्चित तौर पर उसके प्रति हम क्या करते हैं? या तो हम जो हम फोटो बनाते हैं, अब फोटो बनाने में भी यहाँ पर 2 क्वालिटी होती है, 2 पैरामीटर से काम करते हैं कि या तो आप उस ऑब्जेक्ट के प्रति जो मन के अंदर इमेज बनाएंगे या तो वो सकारात्मक बनाएंगे या नकारात्मक बनाएंगे। कैसी बनाएंगे? या तो सकारात्मक बनाएंगे या नकारात्मक बनाएंगे।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किसी विषय वस्तु के प्रति या किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति ही क्या कहलाती है? मनोवृत्ति कहलाती है। बात क्लियर हो गई है ना? तो मनोवृत्ति में केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, ठीक है, और उसको जब हम देखते हैं तो हम क्या बना लेते हैं? एक फोटो बनाते हैं। अब जो हम फोटो बनाते हैं सामने वाले ऑब्जेक्ट को देखकर, तो वो जो इमेज बनाते हैं या जो फोटो बनाते हैं या जो आकृति बनाते हैं, वो आकृति हम या तो पॉजिटिव बनाते हैं, मतलब या तो हम सकारात्मक बनाते हैं या फिर हम नकारात्मक बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा मैकेनिज्म का जो नाम है वो क्या है? मनोवृत्ति है। बात क्लियर हो गई है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? जैसे यहां पर लिखा हुआ है किसी मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु के प्रति, क्या लिखा हुआ है? किसी मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार का होना ही क्या कहलाता है? मनोवृत्ति कहलाता है। इसका मतलब वही है कि हम किसी जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो या तो हम उसके प्रति सकारात्मक व्यवहार करते हैं, मतलब सकारात्मक इमेज बनाते हैं, या फिर हम उसके प्रति नकारात्मक क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं, मतलब नकारात्मक भाव बनाते हैं उसके प्रति। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है किसी मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। यहां पर यह गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह जो और अच्छा शब्द होगा वो होगा भाव। क्या होगा? भाव। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है किसी मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव का होना, ठीक है, क्या कहलाता है? मनोवृत्ति कहलाता है। कहने का मतलब यह हुआ इस धरती पर हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो उसके प्रति जो हमारा रुझान होता है या तो वो सकारात्मक होता है या तो नकारात्मक होता है, दो ही चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मनोवृत्ति कहते हैं। अब इस मनोवृत्ति को समझने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दिखाता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो चीज़ों को समझना आपके लिए बेहद आसान काम हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह होती है कि जब आप प्रैक्टिकली चीज़ को देखते हैं तो उसको लंबे समय तक याद रखना आपके लिए बेहद आसान काम हो जाता है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारा चूंकि मेंस का जो एग्जाम होता है वो लिखित होता है या यहाँ पर हमें लिखना होता है, तो हम चीज़ों को लिख तभी सकते हैं जब हमें याद बहुत अच्छे तरीके से होगा। बात क्लियर हो गई है ना? तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा हुआ है, ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को जब एक व्यक्ति देखता है तो वो ये मान के चलता है कि ये कोई जहरीली सामग्री है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? ये सर्प है मेरे हाथ में, और इस सर्प को देख के एक व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई ये जहरीली सामग्री है, कोई खतरनाक चीज है। ये आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो जब उस व्यक्ति ने इस वस्तु को देखा तो उसने अपने मन के अंदर जो इमेज बनाई, फोटो बनाई, वो कैसी बनाई? नकारात्मक बनाई। कैसी बनाई? नकारात्मक बनाई कि ये जहरीला होता है, ये जानवर है या जीव जंतु है। इस तो पर वो क्या करता है? दूर भागना स्टार्ट कर देता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो यहां पर व्यक्ति ने क्या किया? अपने मन के अंदर इमेज तो बनाई, लेकिन वो कैसी बनाई? नकारात्मक इमेज बनाई हुई है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब आप किसी वस्तु को देखते हैं और यदि आप उसके प्रति नकारात्मक भाव दिशा निर्देशित करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो व्यवहार भी होगा वो कैसा होगा? नकारात्मक होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को देखा, आपने पाया कि ये बहुत जहरीला है, डेंजरस है, तो आप इससे क्या करते हैं? दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आपका जो व्यवहार होता है वो भी कैसा काम करता है? नकारात्मक ही काम करने लगता है। बात क्लियर हो गई है ना? अब यहां पर एक दूसरा व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति ने जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को देखा, दूसरे व्यक्ति ने जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को देखा तो दूर से नमस्कार किया। क्या किया? दूर से नमस्कार किया। वो भागा नहीं, उसने दूर से प्रणाम किया कि हमारे गुरुदेव हैं, शंकर भोलेनाथ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे दृष्टिकोण से ये जो व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, इसने जो इस ऑब्जेक्ट के प्रति मन के अंदर जो फोटो बनाई हुई है वो कैसी बनाई है? शंकर भोलेनाथ के रूप में बनाई हुई है। और जब शंकर भोलेनाथ के रूप में इसने आकृति बनाई हुई है तो उसने कैसी आकृति बनाई हुई है? पॉजिटिव आकृति बनाई हुई है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था
कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो निश्चित तौर पर उस ऑब्जेक्ट को देखने के फलस्वरूप हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, या तो वो सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, या तो पॉजिटिव इमेज बनती है या नकारात्मक इमेज बनती है। तो आपने देखा है कि पहले वाले व्यक्ति ने इसको जीव जंतु मानकर, डेंजरस वस्तु मानकर क्या किया था, नकारात्मक व्यवहार किया हुआ था, उसके मन में नकारात्मक इमेज बनी हुई थी। लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति है, दूसरे वाले व्यक्ति ने इसको क्या माना हुआ है, भगवान भोलेनाथ माना हुआ है। इसके चलते ही भगवान भोलेनाथ माना है, इसके चलते ही वो क्या करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। मतलब कहने का यह हुआ कि वो अपना व्यवहार कैसा दिशा निर्देशित करता है, सकारात्मक करता है। बात क्लियर हो गई है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? मनोवृत्ति आपको समझ में आ गया है? बस आपको यदि एक शब्द में याद करना हो मनोवृत्ति को, तो बस आप इतना ही याद कर लीजिए कि मन के अंदर की जो आकृति है, मनोवृत्ति बराबर मन के अंदर की इमेज, मन के अंदर का फोटो। अब हम मन के अंदर जो फोटो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, अपनी आंखों से देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहां से आगे चलते हैं और कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर हमने मनोवृत्ति समझ लिया। अब यदि आपसे मनोवृत्ति 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है मनोवृत्ति, तो आप क्या लिखेंगे? आपको यहां पर बताना होगा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति क्या कहलाता है, मनोवृत्ति कहलाता है या मनोवृत्ति कहलाती है। आगे ये बात समझ में कि नहीं आ गई है? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये मनोवृत्ति है और मनोवृत्ति करती क्या है, हमारे व्यवहार को क्या करती है, दिशा निर्देशित करती है। और मैंने आपको ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी है कि हम मन के अंदर जैसी फोटो बनाएंगे, मन के अंदर हम जैसी फोटो बनाएंगे, हम उसके अनुरूप ही क्या करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम जैसी मनोवृत्ति को निर्मित करते हैं उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार को दिशा निर्देशित करते हैं। बात क्लियर हो गई है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? अब यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका मनोवृत्ति टॉपिक लिखा हुआ है, मनोवृत्ति को बेसिकली इंग्लिश में एटीट्यूड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एटीट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को, या आप भी यदि इसको देखते हैं कि मनोवृत्ति को अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो एटीट्यूड सोच रहे हैं इस कंटेक्स्ट में वो वाला नहीं है। क्योंकि अभी जो आप एटीट्यूड सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, जो अपने आप दोस्तों में एटीट्यूड को देख रहे हैं। ठीक है ना? जैसे क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति से बोलते हैं क्या मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ, सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि नहीं कर सकते हो, तुम्हारे जैसे तो यहाँ 1000 आते हैं। तो आप फिर क्या बोलते हो कि ये तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? आपने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और दोस्त से आप बात करना चाह रहे हैं, कोई बहुत ज़रूरी बात करना चाह रहे हैं, और दोस्त ने आपसे बोल दिया कि नहीं अभी मैं व्यस्त हूँ, अभी बात नहीं कर सकता हूँ, 2 घंटे बाद कॉल लगाना। तो फिर आप क्या बोलते हैं कि ये तो एटीट्यूड दिखा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो बेसिकली एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, व्यवहार में आप उसको एटीट्यूड मानते हैं, वो अलग हो गया है, परंतु उस एटीट्यूड को हम ये वाला मनोवृत्ति या एटीट्यूड नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ जो एटीट्यूड है वो क्या है, हमारी मेंटल इमेज, मन के अंदर की जो इमेज होती है, मन के अंदर जो हम फोटो बनाते हैं, वो वाला एटीट्यूड का हम क्या कर रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एज अ दर्शन शास्त्र या एथिक्स की कंटेक्स्ट में यदि हम बात करेंगे मनोवृत्ति की, तो मनोवृत्ति हम किसे बोलेंगे या फिर एटीट्यूड किसे बोलेंगे? किसी विषय वस्तु को देखकर हमारे मन में जो सकारात्मक या नकारात्मक भाव उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मनोवृत्ति कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक आपसे बन जाएगा? ठीक है, यदि 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो 3 नंबर में आपको क्या बताना है, इसकी परिभाषा बताना है। आप चाहे तो इसका एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, आप इसको भी जोड़ सकते हैं। पहले आप परिभाषा बताएंगे, इसके बाद आप वहाँ पर एक पॉइंट के रूप में आप ये भी जोड़ सकते हैं कि यह क्या करती है, व्यवहार को दिशा निर्देशित करती है। क्या करती है? व्यवहार को दिशा निर्देशित करती है। तो ये हमारा क्या हो गया है, जो हमारा टॉपिक दिया हुआ था मनोवृत्ति, उसके बारे में हमने समझ लिया कि मनोवृत्ति क्या है। ठीक है, बस एक शब्द में आपको याद रखना है, मन की आकृति। ठीक है, चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए
अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे, अब बात करेंगे हम यहाँ पर मनोवृत्ति के तत्व। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है, मनोवृत्ति के तत्व। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझना है कि आखिर मनोवृत्ति के तत्व कौन कौन से होते हैं, कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा मनोवृत्ति का तत्व होता है वो होता है संज्ञानात्मक तत्व। कौन सा होता है, पहला जो हमारे तत्व का नाम है वो क्या है, संज्ञानात्मक। ठीक है, इसके बाद जब हम यहाँ से आगे चलते हैं तो जो हमारा दूसरा तत्व का नाम है वो क्या है, वो है हमारा भावात्मक। और इसके बाद हमारा जो तीसरे तत्व का नाम है वो क्या है, हमारा व्यवहारात्मक। बात क्लियर हो गई है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि मनोवृत्ति के तत्व कितने होते हैं, तो आपको याद कर लेना है मनोवृत्ति के 3 तत्व होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और तीसरा हमारा होता है क्रियात्मक। क्रियात्मक को हम व्यवहारात्मक भी बोलते हैं। बात क्लियर हो गई है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। इसके बाद हम यहां से आगे चलते हैं। इसके बाद हम यहां पर सबसे पहले संज्ञानात्मक तत्व को समझेंगे कि आखिर संज्ञानात्मक तत्व क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमें यहां पर समझना है भावात्मक तत्व क्या होता है, उसके बाद यहां पर हमें समझना है क्या, व्यवहारात्मक तत्व क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक एक का अध्ययन करेंगे। 10 सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक देता हूं, मैं पानी पी लेता हूं और उसके बाद फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम यहाँ पर मनोवृत्ति के तत्व के बारे में हम समझेंगे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। इसमें कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, तो चलिए हम एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा मनोवृत्ति का पहला तत्व होता है वो क्या होता है, संज्ञानात्मक तत्व। क्या होता है, संज्ञानात्मक तत्व होता है। संज्ञानात्मक तत्व का मतलब यह होता है जानकारी। मतलब ये जो संज्ञानात्मक तत्व होता है इसका मतलब यह होता है कि जब हम जो हमें जानकारी मिलती है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो जानकारी मिलती है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक तत्व बोलते हैं। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लिया जाए अभी आपने देखा होगा कि अभी कोविड का समय चल रहा था। ठीक है, कोरोना काल चल रहा था। तो कोरोना काल में जब हम दैनिक भास्कर पढ़ते थे या टेलीविज़न के माध्यम से देखते थे कोरोना के बारे में, तो हमें ढेर सारी क्या मिलती थी, इन्फॉर्मेशन मिलती थी। क्या मिलती थी, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। ठीक है ना, आपको आंकड़े बहुत सारे पता चलते थे कि यहाँ पर अभी संक्रमण की दर इतनी चल रही है, यहाँ पर अभी इतने मरीज संक्रमित हो गए हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये क्या मिलते थे, आंकड़े मिलते थे या इन्फॉर्मेशन मिलती थी। किस कंटेक्स्ट में, कोरोना काल या कोरोना मरीजों के कंटेक्स्ट में आपको क्या मिलती थी, जानकारी मिलती थी। तो ये जो आपको जानकारी मिलती थी, इस जानकारी को ही हम यहाँ पर यदि मनोवृत्ति के संदर्भ में बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसका संज्ञानात्मक तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक तत्व बोलेंगे। बात क्लियर हो गई है ना। अब क्या होता है कि जब आप दैनिक भास्कर या टेलीविज़न या अन्य अखबारों के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, तो ये तो हमारा संज्ञानात्मक तत्व हो गया है। क्या हो गया है, संज्ञानात्मक तत्व हो गया है। अब जैसे ही हमें नॉलेज मिला तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हमारे अंदर भाव आते हैं। पहले हमें जानकारी मिल गई है कोरोना के बारे में, अब जैसे ही हमें जानकारी मिली तो फिर हमारे अंदर क्या आता है, भाव आता है। ठीक है, भाव कैसा आता है, कैसे भाव आते हैं, हमें डर लगता है। क्या लगने लगता है, हमें डर लगने लगता है, हमें परिवार की चिंता होने लगती है। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है आपका, मतलब क्या, भाव वाला। देखो, इन्फॉर्मेशन के लेवल पर जो मनोवृत्ति का तत्व काम करता है वो कौन सा, संज्ञानात्मक। जब इससे ऊपर हम गए, हमने नॉलेज के बाद हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुए, हमें डर लगने लगा, हमें परिवार की चिंता सताने लगी, तो इसको हम बोलते हैं व्यवहारात्मक तत्व। सॉरी, इसको हम बोलते हैं भावात्मक तत्व। क्या बोलते हैं, भावात्मक तत्व। मतलब क्या हुआ कि अब हमारे अंदर क्या पैदा हो रहे हैं, भाव पैदा हो रहे हैं। और जब हमारे अंदर ये भाव पैदा होंगे कि हमें डर लग रहा, हमें चिंता हो रही है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। व्यवहार कैसा करते हैं, क्या मास्क लगाते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, व्यवहार किया। मतलब हमारा ये एक्शन में आ गया है, ये हमारा आ गई बात समझ में, कितनी आ गई है। तो ये वाला जो हमारा एलिमेंट्स होगा मनोवृत्ति के संदर्भ में वो कौन सा होगा,
व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक का मतलब क्या हुआ कि आपने व्यवहार क्या किया, ठीक है। तो आप जो हाथों को सैनिटाइज करते हैं, मास्क लगाते हैं, तो ये हमारा किस तत्व को दिशा निर्देशित करता है? मनोवृत्ति के व्यवहारात्मक तत्व को दिशा निर्देशित करता है या क्रियात्मक तत्व को दिशा निर्देशित करता है, ठीक है। तो यहां पर हमने संज्ञानात्मक तत्व में क्या बताया मैंने आपको? संज्ञानात्मक तत्व में केवल आपको एक ही बात याद रखना है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी विषय वस्तु स्थान के बारे में या किसी अन्य के कंटेक्स्ट में, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी हमें जानकारी मिलती है, जो भी हमें बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक तत्व कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि संज्ञान का सरल भाषा में जो अर्थ होता है वो क्या होता है? किसी के प्रति जानकारी या ज्ञान। क्या होता है? किसी के प्रति जानकारी या ज्ञान, ठीक है। जैसे मैं किसी वस्तु को जानता हूं, अब मैं किसी वस्तु को जानता हूं तो निश्चित तौर पर यह जानकारी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। जैसे जो भी मैं जानकारी जानता हूं तो वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, पर हम ये मान के चलते हैं कि क्या है? वो सही है। हम क्या मान के चलते हैं? उसको सही है। बात क्लियर हो गई है ना? कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे हम कोरोना काल में, जैसे हम जो भी न्यूज़ के माध्यम से चीज़ों को सुनते थे, समझते थे, तो वो चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती है, पर हम उनको आमतौर पर क्या मान के चलते हैं? सही मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा संज्ञानात्मक तत्व होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक तत्व से ही क्या होता है? विचार निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? आरंभ होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हमारे अंदर कोई नॉलेज आता है, क्या आता है? नॉलेज आता है। तो पहले हमारे अंदर नॉलेज आया, इन्फॉर्मेशन आई, तो जब हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आई, ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है, उसके बाद क्या आएगा? उस इन्फॉर्मेशन के प्रति हमारे अंदर क्या आएगा? भाव आएगा। क्या आएगा? भाव या थॉट प्रोसेस जनरेट होगी। थॉट प्रोसेस किस कंटेक्स्ट में जनरेट होती है? जो हमने नॉलेज यहाँ पर ग्रहण किया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर नॉलेज ग्रहण किया हुआ है किसके संदर्भ में? कोरोना काल के संदर्भ में या कोरोना संक्रमण के संदर्भ में हमने यहाँ पर जानकारी हासिल की हुई है। अब क्या होगा? अब हमारे अंदर जो थॉट प्रोसेस जनरेट होगी वो किस कंटेक्स्ट में होगी? कोरोना काल के संदर्भ में ही होगी। क्यों? क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन क्या ली हुई थी? कोरोना के संदर्भ में ली हुई थी कि कोरोना इतना फैल रहा है, ठीक है ना, कोरोना इतनी घातक बीमारी है। तो वहीं से तो हमारे अंदर क्या पैदा होता है? विचार पैदा होता है, भाव पैदा होता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? उसके बाद ही तो हमें डर लगता है, चिंता सताती है। तो ये जो डर लगता है, चिंता सताती है, कब लगता है आपको? जब वो आपको जानकारी मिलती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पहले जानकारी मिली तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ? संज्ञानात्मक। अब जैसे ही जानकारी मिली तो जानकारी क्या करती है? आपके विचार को दिशा निर्देशित करती है। आपका जो विचार निर्मित होता है, आपका जो थॉट निर्मित होता है, वो कहाँ से निर्मित हो रहा? वो हो रहा आपका उस नॉलेज से, उस जानकारी से, उस इन्फॉर्मेशन से। वो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपको डर लगने लगा, आपको चिंता होने लगी, तो ये हमारे अंदर क्या पैदा हुआ? भाव पैदा हुआ। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर विचार निर्माण प्रक्रिया में या प्रोसेस में इस तत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? इस तत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और हमने देखा भी है यहाँ पर कि निश्चित तौर पर जो हमारे अंदर विचार बनता है या जो थॉट प्रोसेस जनरेट होती है, उसका पहला चरण क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, जो हमें ज्ञान मिला हुआ है, जो हमें जानकारी मिली हुई है, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, किसी भी माध्यम से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं। किसी के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावना का आविर्भाव भी यहीं से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो संज्ञानात्मक तत्व होता है, बेसिकली संज्ञानात्मक तत्व से ही क्या होता है? सकारात्मक या नकारात्मक भावना क्या होने लगती है? उत्पन्न होने लगती है। कहने का मतलब यह हुआ कि आपका उस ऑब्जेक्ट के प्रति क्या भाव होगा, ठीक है ना, क्या भावना होगी, वो कहाँ से पता चलती है? कौन से पॉइंट से पता चलती है? संज्ञानात्मक तत्व से ही पता चलती है, ठीक है। आविर्भाव का मतलब होता है यहाँ पर उत्पन्न होना। क्या होता है? उत्पन्न होना। इसका मतलब यह हुआ किसी ऑब्जेक्ट के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावना जो उत्पन्न होती है, उसका सबसे प्रारंभिक पॉइंट कौन सा होता है? आरंभिक चरण कौन सा होता है? संज्ञानात्मक तत्व होता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन को पढ़ा, न्यूज़पेपर में आपने इन्फॉर्मेशन को पढ़ा और न्यूज़पेपर में जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन को ग्रहण किया, उसके परिणाम स्वरूप तुरंत क्या होता है? आपके मन में उस इन्फॉर्मेशन के प्रति या उस जानकारी के प्रति या तो सकारात्मक भावना निर्मित होगी या नकारात्मक भावना निर्मित होती है, मतलब या नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। बात क्लियर हो गई है ना?
यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो ये हमारा क्या था? संज्ञानात्मक तत्व था। क्या था? संज्ञानात्मक तत्व। इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो दूसरा पॉइंट है हमारा, अर्थात मनोवृत्ति का जो हमारा दूसरा तत्व है उसका नाम क्या है यहाँ पर? भावात्मक तत्व है। ठीक है, क्या नाम है इसका? भावात्मक तत्व है। अब इस भावात्मक तत्व को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से समझने का प्रयास करते हैं। यद्यपि मैंने संक्षिप्त में आपको पहले ही स्पष्ट किया हुआ था भावात्मक तत्व के बारे में, परंतु अब हम स्पेसिफिक रूप से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हमारा भावात्मक तत्व क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि आप न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देखते हैं कि हेलमेट लगाना हमें चाहिए। ठीक है ना, हेलमेट के आपको फ़ायदे वगैरह पता चलते हैं। ठीक है ना, तो आप जो हेलमेट के संदर्भ में, जो हेलमेट हम लगाते हैं जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, ठीक है ना, मोटरसाइकिल को ड्राइव करते हैं या कार चलाते हैं या कुछ जो अपना दो पहिया वाहन होते हैं, तो हमें उसमें क्या लगाना होता है? हेलमेट का उपयोग करना होता है। तो जब हम हेलमेट लगाते हैं तो सबसे पहले हमें हेलमेट की जानकारी मिलती है। अब ये हेलमेट की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आपने देखा होगा जो पुलिस प्रशासन होता है या परिवहन विभाग होता है उसके माध्यम से मतलब हेलमेट के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी भेजी जाती है। तो आपको जो हेलमेट के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है या जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो जो हमारा तत्व होता है वो क्या होता है? संज्ञानात्मक तत्व होता है। अब जैसे ही आपने देखा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अब उसके बाद आपके मन में भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे ही आपको हेलमेट के संदर्भ में इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद आपके दिमाग में क्या होता है? थॉट प्रोसेस चलती है, थॉट प्रोसेस जनरेट होती है, आपके मन में भाव आता है। आपके मन में भाव क्या आता है? आपके मन में भाव आता है कि हेलमेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना, नहीं लगाएंगे तो डर लगता है, आपको चिंता होने लगती है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, जान भी जा सकती है। तो ये आपके अंदर क्या आ रहा? भाव आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा तत्व है, ये जो तत्व है, इसको ही तो हम क्या बोलते हैं? भावात्मक तत्व कहते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? मतलब हेलमेट के संदर्भ में आपको पहले जानकारी मिली, उस जानकारी जैसे ही आपको मिली फिर आप सोचते हैं कि अगर हमने हेलमेट नहीं लगाया तो हमारा यदि एक्सीडेंट होता है तो सिर फूट सकता है। ठीक है ना, और हमारी जान भी जा सकती है। इस तरह से आपको ये चिंता सताने लगती है, आपके अंदर ये भाव पैदा होता है। ठीक है, तो ये जो भाव पैदा हो रहा है आपके अंदर, इसको ही हम क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट के प्रति क्या बोलते हैं? भावात्मक तत्व कहते हैं। मतलब मनोवृत्ति के कंटेक्स्ट में, ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? भावात्मक तत्व बोलेंगे। बात क्लियर हो गई है ना? और आपको पता होगा कि जैसे ही हमारे अंदर हेलमेट ना लगाने के प्रति चिंता होती है, डर पैदा होता है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। व्यवहार क्या करते हैं? कि हम हेलमेट लगाते हैं। क्या करते हैं? हेलमेट को लगाते हैं। अब हेलमेट हमने जैसे ही लगाया तो ये हमने क्या किया? व्यवहार किया। हमने क्या की? क्रिया की। बात समझ गए ना? तो ये हमारा व्यवहारात्मक पॉइंट हो गया है। ठीक है, तो जो हेलमेट लगाने का जो मैकेनिज्म है वो हमारे किस तत्व को दिशा निर्देशित करेगा? मनोवृत्ति के व्यवहारात्मक तत्व को दिशा निर्देशित करेगा। बात क्लियर हो गई है ना? यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट हो आप निश्चित तौर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है? भावात्मक तत्व हो गया है। आप इसको भी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैंने आपको बताई हुई है। किसी व्यक्ति वस्तु से जब हम संपर्क स्थापित करते हैं तब उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारे मन में क्या होता है? कुछ भाव उत्पन्न होता है। मैंने आपको यही बताया हुआ था। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति वस्तु से हम क्या करते हैं? संपर्क स्थापित करते हैं। और जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम संपर्क कैसे स्थापित करते हैं? जानकारी के रूप में ही स्थापित करते हैं। सबसे पहले हम उसकी जानकारी ग्रहण करते हैं, हमें जानकारी मिलती है, उसके बाद हमारे मन में क्या होता है? भाव उत्पन्न होते हैं। अब ये भाव आपके सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? भावात्मक तत्व कहते हैं। जैसे आपने हेलमेट की जानकारी को पढ़ लिया, ठीक है, दैनिक भास्कर पेपर में या फिर परिवहन विभाग, पुलिस प्रशासन के जो नोटिफिकेशन निकलते हैं उसमें आपने हेलमेट के संदर्भ में जानकारी को ग्रहण कर लिया। उसके बाद आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? भाव उत्पन्न होगा। अब जो भाव उत्पन्न होगा वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। यद्यपि आमतौर पर क्या होगा? वो सकारात्मक ही होगा। बात क्लियर हो गई है ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं और अपनी कहानी को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा हुआ है?
अगला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर व्यवहारात्मक तत्व है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये व्यवहार वाली जो स्टेज होती है, सबसे पहले हम नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज ग्रहण करते हैं, फिर हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होने के बाद हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार के स्तर पर जब हम काम करने लगते हैं तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यवहारात्मक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवहारात्मक तत्व कहते हैं। बात क्लियर हो गई है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने वृक्षारोपण के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा हुआ है, वृक्षारोपण और प्रदूषण के बारे में, वृक्षारोपण और प्रदूषण के बारे में आप अध्ययन कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जब आपने प्रदूषण और वृक्षारोपण के बारे में आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा, वनों का ह्रास हो रहा है, जंगल की कटाई हो रही है, ठीक है ना। तो ये सब आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। अब जैसे ही आपको जानकारी मिली, उस जानकारी में आपको वृक्षारोपण के बारे में पढ़ने को भी मिलता है, ठीक है, कि यदि हम वृक्षारोपण करते हैं तो प्रदूषण पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना, उससे क्या फ़ायदा होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर पढ़ लिया था, न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी आर्टिकल के माध्यम से आपने अध्ययन कर लिया। अब आपने जैसे ही इसको अध्ययन किया, उसके बाद आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे वृक्षारोपण को लेकर। किसको लेकर, वृक्षारोपण को लेकर। वृक्षारोपण को लेकर आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, इससे ऑक्सीजन बढ़ती है, ठीक है ना, इससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है, चारों ओर का वातावरण हरा भरा रहता है। तो ये आपके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। और बेसिकली जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है। अब जैसे ही आपके अंदर वृक्षारोपण को लेकर ये भाव उत्पन्न हुआ, थॉट प्रोसेस जनरेट हुई, उसके बाद आप क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। उसके बाद व्यवहार के रूप में आप क्या करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो आप तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और कई एनजीओज के माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से क्या करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो अब हमने जब वृक्षारोपण किया, ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ, ये हमारे एक्शन को दिशा निर्देशित करता है, हमारी क्रिया को दिशा निर्देशित करता है, हमारे व्यवहार को दिशा निर्देशित करता है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यवहारात्मक तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्यवहारात्मक तत्व कहते हैं। बात क्लियर हो गई है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? कोई भी डाउट हो तो निश्चित तौर पर आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं ताकि चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि मोबाइल के संदर्भ में बहुत सारी घटनाएं आती हैं कि मोबाइल में ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि हाल ही में आपने मान लिया एक न्यूज़ को देखा हुआ था कि बच्चा मोबाइल चार्जिंग पर लगाए हुए था और मोबाइल अपना चला रहा था या हेडफोन लगा के गाने सुन रहा था। मतलब यहाँ उसने हेडफोन लगा के गाने सुन रहा है और दूसरे साइड जो मोबाइल है वो कहाँ कनेक्ट है, चार्जिंग में भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरह की जब आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हो, ठीक है ना, उस इन्फॉर्मेशन में होता है कि फिर वो गाना सुन रहा था और उसमें मोबाइल में ब्लास्ट हो जाता है, उसकी बैटरी गर्म होती है और ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जब इस तरह की आप जानकारी को देखते हैं तो सबसे पहले आपने क्या देखा, न्यूज़पेपर के माध्यम से सबसे पहले आपने जानकारी को देखा, आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिला। अब जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मिला तो फिर आपके अंदर क्या उत्पन्न होगा, भाव उत्पन्न होगा। भाव कैसा उत्पन्न होगा, आपके अंदर डर पैदा होगा। किसके प्रति, मोबाइल के प्रति। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? आपको चिंता भी सताएगी, ठीक है ना, आपको डर भी लगेगा और चिंता भी सताएगी। अब जब आपको डर लगेगा, चिंता सताएगी, तो फिर आप क्या करेंगे, उसी की तरह, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने व्यवहार को दिशा निर्देशित करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम मोबाइल का उपयोग करेंगे तो हमें चार्जिंग पॉइंट पर मोबाइल नहीं लगाना है। तो आप व्यवहार कैसा करते हो कि फिर जब भी गाने सुनते हो या मोबाइल चलाते हो तो आप क्या करते हो, चार्जिंग पर मोबाइल नहीं लगाते हो। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो ये आपने चार्जिंग पर मोबाइल नहीं लगाया, ठीक है ना, उसके बाद आप अपना आराम से गाने सुन रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं या इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ, ये कौन सा पॉइंट हुआ, व्यवहारात्मक पॉइंट हुआ, व्यवहारात्मक तत्व हुआ, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी स्टेज होती है एक्शन वाली, इस एक्शन वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक तत्व को क्या करते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं। बात क्लियर हो गई है? तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? यहाँ आप देखेंगे तो आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी वस्तु विचार के बारे में हम जैसा भाव विचार
निर्मित करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि जैसे हमारे अंदर भाव पैदा हुआ वृक्षारोपण को लेकर कि वृक्षारोपण करने से ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वातावरण में बढ़ जाती है, चारों ओर का वातावरण बहुत सकारात्मक हो जाता है। तो वृक्षारोपण को लेकर आपके अंदर जो भाव आया वो कैसा आया? सकारात्मक आया। अब चूंकि आपके अंदर भाव सकारात्मक आएगा तो निश्चित तौर पर आप उसके जैसा ही मतलब वैसा ही क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे। वैसा ही व्यवहार करेंगे मतलब आप क्या करेंगे? वृक्षारोपण करते हैं। और रोचक बात तो यह है कि आप तो करते ही हैं, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी वृक्षारोपण के बारे में बताते हैं, उसके फायदों के बारे में बताते हैं कि वृक्षारोपण करने से क्या क्या फायदे होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप उनको भी सकारात्मक रूप से क्या करते हैं? मार्गदर्शित करते हैं। किसके कंटेक्स्ट में? वृक्षारोपण के कंटेक्स्ट में। ठीक है। इसके बाद हमारे मन में उत्पन्न किसी के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावना ही तय करती है कि हमारा व्यवहार कैसा होगा। ये भी बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल बात सही है कि किसी के प्रति नकारात्मक या सकारात्मक भावना ही क्या तय करती है कि आप कैसा व्यवहार करोगे। जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब आपने इसको जैसे ही देखा, अब यदि आपने इसको जहरीला या डेंजरस माना हुआ है, मतलब आपके अंदर भावना कैसी डेवलप हुई है? नकारात्मक भावना आपने इसको देखकर बनाई हुई है। अब यदि आपने इस ऑब्जेक्ट को देखकर नकारात्मक भावना बनाई हुई है तो निश्चित तौर पर आप अपना व्यवहार कैसा करेंगे? नकारात्मक ही करेंगे। कैसा करेंगे? नकारात्मक ही करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट के प्रति नकारात्मक भाव को बना लिया तो वहीं से तय हो गया था कि आप व्यवहार कैसा करेंगे? नकारात्मक ही करेंगे। और आप क्या करते हैं? आप इससे दूर भागना स्टार्ट करते हैं, दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक कई बार डंडे से मारना स्टार्ट कर देते हैं, पीटना स्टार्ट कर देते हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर मनोवृत्ति के तथ्यों के बारे में अध्ययन किया। मनोवृत्ति के बारे में हमने देखा, तथ्यों के बारे में हमने देखा कि मनोवृत्ति के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञानात्मक तत्व, भावात्मक तत्व और तीसरा हमारा कौन सा होता है? व्यवहारात्मक तत्व, जिसको हम क्रियात्मक तत्व के नाम से भी जानते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई है? जब हम इंफॉर्मेशन के लेवल पर होते हैं, जानकारी के स्तर पर होते हैं, तो वहाँ पर हमारा कौन सा तत्व शामिल होता है या कौन सा तत्व हाईलाइट होता है? संज्ञानात्मक तत्व। जब हम जानकारी के स्तर से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, भाव के स्तर पर आ जाते हैं, हमारे अंदर थॉट प्रोसेस जनरेट होने लगती है, तो जो वो हमारा लेवल होता है, भावात्मक जो लेवल होता है, ठीक है ना, वही क्या करता है? हमारे मनोवृत्ति के भावात्मक पक्ष को या भावात्मक तत्व को क्या करता है? दिशा निर्देशित करता है। बात क्लियर हो गई है ना? कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद हमने व्यवहारिक तत्व में क्या बताया हुआ था आपको? जो हमारा अंतिम तत्व था जिसका नाम क्या था? क्रियात्मक या व्यवहारात्मक तत्व है। उसमें मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि वो जो आपका तत्व होता है वो क्या होता है? सबसे अंतिम चरण होता है, वो होता है भाव के बाद वाला स्टेप। ठीक है। जैसे ही आपके अंदर भाव आया, आपको डर लगने लगा, ठीक है ना, आपको चिंता सताने लगी, तो फिर आप क्या करते हैं? आप व्यवहार करते हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? आपको जैसे कोरोना के बारे में जानकारी मिलती है, आपको डर लगने लगता है, उसके बाद आप मास्क लगाते हैं, ठीक है ना, सैनिटाइज करते हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं? व्यवहार कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्यवहारात्मक तत्व बोलते हैं। ठीक है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोवृत्ति के तत्वों की विवेचना कीजिए, तो आप कर सकते हैं क्या? सबसे पहले आपको मनोवृत्ति की एक पंक्ति में आपको परिभाषा बताना है और उसके बाद आप क्या करेंगे? तीनों तत्वों को शामिल करेंगे, संज्ञानात्मक तत्व को, भावात्मक तत्व को और आपका क्रियात्मक तत्व को, ठीक है, या व्यवहारात्मक तत्व को। क्लियर हो गया है? इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं और आगे की कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आगे की हमारी कहानी क्या होगी। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें समझना है मनोवृत्ति की विशेषताएं। क्या समझना है? मनोवृत्ति की विशेषताएं। देखो, अभी हमने इसके पहले देखा हुआ था कि मनोवृत्ति क्या है, फिर हमने देखा कि मनोवृत्ति के तत्व कौन से होते हैं, मनोवृत्ति के एलिमेंट्स कौन से होते हैं,
आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड, इसके बारे में हमने अभी अध्ययन कर लिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एटीट्यूड की विशेषताओं को देखना है, स्पेसिफिकेशन को देखना है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ एटीट्यूड, बात क्लियर हो गई है ना? तो अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर मनोवृत्ति की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर जो मनोवृत्ति की सबसे पहली और बेहद महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है कि मनोवृत्ति एक अर्जित प्रवृत्ति है। कैसी है? मनोवृत्ति एक अर्जित प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब यह है कि मनोवृत्ति हमें जन्मजात नहीं मिलती है, आमतौर पर उसका क्या किया जाता है? अर्जन किया जाता है। अर्जन मतलब उसको सीखा जाता है। क्या किया जाता है? सीखा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपके परिवार में आपके माता पिता का ईश्वर के प्रति या पूजा पाठ के प्रति क्या होती है? सकारात्मक इमेज होती है या सकारात्मक व्यवहार होता है, या आपके मम्मी पापा या आपकी फैमिली पूजा पाठ करने में ज़्यादा रुचि रखती है, तो निश्चित तौर पर आपकी भी पूजा पाठ के प्रति क्या हो जाएगी? जो आपकी इमेज बनेगी या जो भाव उत्पन्न होंगे वो भी कैसे बनेंगे? सकारात्मक ही बनेंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? इसका मतलब यह है कि आप जो माता पिता के व्यवहार को देखते हैं तो वहाँ से आपका क्या होता है? मनोवृत्ति ही बनती है, कहीं ना कहीं मन की इमेज वहाँ से डेवलप होने लगती है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में आपको कई सारे आचरण सिखाए जाते हैं, तो वहाँ से भी क्या होता है? आपकी मन के अंदर इमेज बनती है, ठीक है ना? मतलब मनोवृत्ति क्या होती है? निर्मित होने लगती है। इसका मतलब यह है कि मनोवृत्ति का हम क्या करते हैं? अर्जन करते हैं। मनोवृत्ति हम सीखते हैं। मनोवृत्ति अचानक से नहीं आता है कि हमारे दिमाग में फिट होके आता है, हमारा जन्म हुआ हमारे अंदर मनोवृत्ति पहले से ही फिट है, ऐसा नहीं होता है। मनोवृत्ति हम अपने घर परिवार से, ठीक है ना, और अपने स्कूल कॉलेजेस से सीखते हैं। बात क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है? ठीक है ना। हम अपने समाज से भी मनोवृत्ति को सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आपके आसपास आपका जो गांव है, गांव में जब लड़की की शादी होती है तो वहाँ पर दहेज लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब दहेज लिया जाता है तो आपने बचपन से वही देखा हुआ है, तो आपकी मनोवृत्ति कैसी बन जाएगी दहेज के प्रति? अब चूंकि आपके गांव के लोगों की मनोवृत्ति, आपके परिवार की भी मनोवृत्ति दहेज के प्रति सकारात्मक है, आपकी मनोवृत्ति भी कैसी बन जाएगी? मतलब आप भी मन की इमेज उस दहेज के संदर्भ में कैसी बना लेंगे? वैसी ही बना लेंगे जैसे आपके परिवार और समाज ने बनाई हुई है। इसलिए ही तो लिखा हुआ है कि मनोवृत्ति क्या होती है? अर्जित प्रवृत्ति होती है। उसका अर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? अर्जन किया जाता है, सीखा जाता है, उसको विकसित होती है, मतलब वो किसी को देख के, ठीक है। अब यहाँ पर मनोवृत्ति एक अर्जित प्रवृत्ति होती है जो व्यवहार को क्या करती है? दिशा निर्देशित करती है। क्या करती है? आपके व्यवहार को दिशा निर्देशित करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका दहेज के प्रति हो सकता है आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक हो, ठीक है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे, ठीक है ना। यदि दहेज के प्रति आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक है तो आप, अब यदि आपकी शादी होगी तो आप बुलेट मांगेंगे, ठीक है ना, या हमें कार चाहिए फॉर्चूनर, तो आप व्यवहार क्या कर रहे हैं? उसी की तरह कर रहे हैं। अब यदि मान लिया जाए कि आपकी मनोवृत्ति दहेज के प्रति नकारात्मक है तो आपका व्यवहार भी कैसा होगा? नकारात्मक होगा। आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि हम दहेज नहीं लेंगे, ठीक है, आप दहेज नहीं लेते हैं, ठीक है। अब यदि सामने वाला उतारू ही हो जाता है कि नहीं हम तो देंगे ही दहेज अपनी बिटिया को, हम तो अपनी बेटी को दहेज देंगे ही, तो यहाँ पर जो बहुत ही शानदार किस्म का जो व्यक्ति होता है वो यहाँ पर क्या करता है कि जो दहेज में मान लिया जाए अगर राशि मिलती भी है तो उस राशि का प्रयोग किसी गरीब कन्याओं के विवाह में या फिर लाइब्रेरी को निर्मित कर देता है, ठीक है ना, या कुछ अच्छे कामों में उसका यूज कर देता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दहेज का तो जो मतलब जो यहाँ पर अभी हमारे समाज में जो प्रचलित उद्देश्य होता है, ठीक है ना, धन अर्जन करना, परंतु यहाँ पर व्यक्ति ने क्या किया? दहेज चूंकि अब सामने वाला व्यक्ति दे ही रहा है, जबरदस्ती मान ही नहीं रहा है किसी तरह से, तो यहाँ पर सामने वाले लड़के ने क्या किया? सामने वाले लड़के ने क्या किया? उस राशि का उपयोग कहाँ कर दिया? सही जगह कर दिया। गरीब कन्याओं का विवाह करवा दिया, ठीक है ना। कहीं पर जो गरीब लोग रहते थे वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था करा दी, या फिर वहाँ पर लाइब्रेरी ओपन करवा दी ताकि बच्चे वहाँ पर पढ़ सकें। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो ये हमारी जो मनोवृत्ति होती है, मनोवृत्ति क्या करती है? हमारे व्यवहार को दिशा निर्देशित करती है, पर डिपेंड ये करता है कि आपकी मनोवृत्ति कैसी है। आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक तो व्यवहार आप कैसा करेंगे? सकारात्मक। मनोवृत्ति आपकी नकारात्मक तो व्यवहार कैसा करेंगे? आप नकारात्मक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं। मनोवृत्ति प्रायः अर्जित होती है। क्या लिखा हुआ है? प्रायः अर्जित होती है, किंतु सीमित रूप से जन्मजात भी हो सकती है। क्या लिखा हुआ है? सीमित रूप से जन्मजात भी हो सकती है। सीमित रूप से जन्मजात भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा, ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि मनोवृत्ति प्रायः क्या होती है? अर्जित होती है। क्या होती है? अर्जित होती है। अब हमें ये समझना है कि सीमित रूप से जन्मजात कैसे हो सकती है।
अभी नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पर हमें समझना है कि मनोवृत्ति सीमित रूप से जन्मजात कैसे हो सकती है। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लिया जाए सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। अब आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर का जो लड़का है अर्जुन तेंदुलकर, वो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अब चूंकि जब अर्जुन तेंदुलकर का जन्म हुआ, अब चूंकि अर्जुन तेंदुलकर ने अपने आसपास अपने परिवार में अपने पिताजी को क्रिकेट खेलते हुए देखा, क्या खेलते हुए देखा, क्रिकेट खेलते हुए देखा, तो निश्चित तौर पर जब अर्जुन ने अपने पिताजी को सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखा तो निश्चित तौर पर अर्जुन की मनोवृत्ति, मतलब कहने का यह हुआ कि अर्जुन के अंदर, मन के अंदर जो आकृति बनती है क्रिकेट को लेके, वो कैसी बनती है, सकारात्मक बनती है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मनोवृत्ति जो निर्मित होती है वो सीमित रूप से जन्मजात भी हो सकती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अर्जुन तेंदुलकर में क्रिकेट के प्रति जो रुझान उत्पन्न हुआ है वो क्या हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, क्योंकि उसने जन्म से ही अपने अपने पिता को क्या खेलते हुए देखा, क्रिकेट खेलते हुए ही देखा है, ठीक है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि आमतौर पर डॉक्टर के जो लड़के होते हैं वो डॉक्टर ही बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चूंकि जो डॉक्टर के बच्चे होते हैं वो अपने आसपास क्या देखते हैं, डॉक्टर वाला माहौल देखते हैं, ठीक है ना। उसके पिताजी भी डॉक्टर होते हैं, उसकी माताजी भी डॉक्टर होती है, ठीक है ना। तो बच्चा क्या होता है कि जन्म से ही क्या देखता है, डॉक्टरी की जो सारी मैकेनिज्म्स होते हैं उसके बारे में वो देखता रहता है। अब चूंकि वो बचपन से ही चीज़ों को देख रहा है तो वहाँ से उसकी जो मनोवृत्ति होती है, मतलब मन के अंदर जो इमेज होती है डॉक्टर के प्रति या डॉक्टर सेक्टर के प्रति या डॉक्टर व्यवसाय के प्रति, क्या होती है, वो पॉजिटिव हो जाती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो डॉक्टर का बेटा था उसके अंदर जो मनोवृत्ति निर्मित हुई है डॉक्टर की पढ़ाई को लेकर, वो क्यों निर्मित हुई है, क्योंकि उसके माता पिता पहले से ही डॉक्टर थे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मनोवृत्ति क्या हो सकती है, सीमित रूप से जन्मजात भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। चलिए, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। मनोवृत्ति सामान्यतः स्थायी होती है, एक बार निर्मित होने पर इनमें परिवर्तन आसानी से नहीं होता है। आपने देखा हुआ है कि मनोवृत्ति यदि एक बार निर्मित हो जाती है, कहने का मतलब यह हुआ कि अर्जुन तेंदुलकर ने बचपन से ही चीज़ों को देखा, बहुत छोटी उम्र से ही क्रिकेट के बारे में देखा, तो उसके अंदर क्या हुआ, मनोवृत्ति निर्मित हो गई है, किसके प्रति, क्रिकेट के प्रति। अब जो क्रिकेट के प्रति मनोवृत्ति उसकी जो निर्मित हुई है, अब उस मनोवृत्ति में को बदलना बेहद मुश्किल काम होता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? मतलब एक बार जब मनोवृत्ति बन जाती है, मन के अंदर आपने जो फोटो बना ली है किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? जैसे डॉक्टर का लड़का डॉक्टर की चीज़ों को देखता है, वो अपने माता पिता पेरेंट्स को क्या करता है, एक डॉक्टर के रूप में देखता है, तो उसकी जो मनोवृत्ति निर्मित होती है डॉक्टर को लेके या डॉक्टर की पढ़ाई को लेके, जब वो एक बार निर्मित हो जाती है, फिर उसके पेरेंट्स कितनी भी कोशिश करें परंतु उसकी मनोवृत्ति बदलती नहीं है, उसकी मनोवृत्ति नहीं बदलती है। क्लियर हो गया है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति अपराध में लिप्त हो जाता है, उसकी मनोवृत्ति अपराध में ही शामिल हो जाती है, अपराधी प्रवृत्ति की उसकी मनोवृत्ति निर्मित हो जाती है, तो जो उसकी एक बार मनोवृत्ति निर्मित हो गई यदि किसी अपराध के कंटेक्स्ट में, तो फिर उसको बदलना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। और यही कारण है कि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई अपराधी जेल भी चले जाते हैं परंतु वो अपने कार्य को नहीं छोड़ते हैं, मतलब जेल से बाहर भी आ जाते हैं और फिर वही कृत्य करते हैं जो पहले कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर, मन के अंदर जो इमेज बन जाती है किसी काम को लेकर, वो बहुत स्थायी बन जाती है, उसको बदलना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। आप भी जानते होंगे कि चूंकि हमारे यहाँ पर जो कार्रवाई की जाती है, जो दंड दिया जाता है, वो कैसा होता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो सुधारात्मक होता है आमतौर पर, ठीक है, कि उसको 2 साल के लिए हम यहाँ पर कारावास करेंगे तो निश्चित तौर पर उसने जो एक समाज के लिए जो गलत कृत्य किया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं वो सुधार करेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है 2 साल बाद। परंतु ऐसा बेहद कम है, मतलब बहुत कई मामलों में तो व्यक्ति सुधर जाता है, परंतु कुछ ऐसे भी मामले आते हैं कि व्यक्ति फिर से वही कृत्य करता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मनोवृत्ति होती है वो कैसी होती है, स्थायी होती है। मतलब उसने किसी काम के प्रति जो मनोवृत्ति बना ली है, अगर चोरी के प्रति उसने मनोवृत्ति एक बार बना ली है तो फिर उसमें परिवर्तन लाना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है?
तो ये हमारा क्या हो गया है, मनोवृत्ति स्थायी होती है, एक बार निर्मित होने पर इनमें परिवर्तन आसानी से नहीं होता है। बात क्लियर हो गई है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मनोवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है निश्चित तौर पर, क्योंकि मनोवृत्ति का मतलब ही क्या होता है, मन के अंदर इमेज। अब मन के अंदर इमेज का मतलब क्या है, अब मन की जब बात आ रही है तो यहाँ पर निश्चित हो गया ना कि यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा। अब चूंकि मन के अंदर इमेज बनाना है तो यहाँ पर हमें व्यक्ति चाहिए है, इंसान चाहिए है, कोई चेतन तत्व चाहिए है, ठीक है। अब हमें एक तो चेतन तत्व चाहिए है जिसके अंदर वो फोटो बने। अब फोटो जिसकी हमें बनाना है वो ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। मतलब हमें एक इंसान चाहिए है, एक वस्तु चाहिए है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, मनोवृत्ति निर्मित होती है। तो आपको ध्यान रखना है मनोवृत्ति में क्या संबंध पाया जाता है, व्यक्ति वस्तु का संबंध पाया जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति होता है, एक वस्तु होती है आमतौर पर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं। मनोवृत्ति प्रायः 3 तत्वों से निर्मित होती है। 3 तत्व मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और हमारा तीसरा कौन सा होता है, व्यवहारात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये 3 तत्व हो गए हैं। इसके बाद हमारा होता है मनोवृत्ति सकारात्मक, नकारात्मक, उभयनिष्ठ होती है। तो यहाँ शब्द पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मनोवृत्ति सकारात्मक हो सकती है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे वो सर्प वाला जो एग्जाम्पल दिया था, तो कुछ लोग सर्प को देख के क्या बनाते हैं, नकारात्मक इमेज बनाते हैं कि ये डेंजरस वस्तु है या जहरीला जानवर होता है, जीव जंतु होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी सर्प को देख के भगवान भोलेनाथ मानते हैं, शंकर भोलेनाथ मानते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति सर्प को देखकर सकारात्मक इमेज बनाता है, एक व्यक्ति सर्प को देखकर नकारात्मक इमेज बनाता है। अब इसमें एक खास पॉइंट है, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है कि कोई खास ऑब्जेक्ट होता है, उस खास ऑब्जेक्ट के प्रति जो आपकी मनोवृत्ति होती है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती हैं। क्या होती है? किसी खास ऑब्जेक्ट के प्रति आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। उस मनोवृत्ति को हम किस नाम से जानते हैं? उभयनिष्ठ मनोवृत्ति के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई है ना। तो इसके बारे में भी हम चर्चा आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो आज हमने क्या देखा, मनोवृत्ति क्या है। मनोवृत्ति क्या है? मन के अंदर जो हम आकृति बनाते हैं। आकृति कैसे बनाई? किसी विषय वस्तु को देखेंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? इसके बाद हमने मनोवृत्ति के तत्वों को देखा। मनोवृत्ति के 3 तत्व होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक। इसके बाद में हमने देखा यहाँ पर मनोवृत्ति की विशेषताएं देखी, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।